अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश क्रिटिसिज्म के साथ आपके सामने। इंग्लिश क्रिटिसिज्म में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हमने पिछली बार मैथ्यू आर्नल्ड के एक एसे फंक्शन ऑफ पोइट्री पे हमने बात की थी। आज उसी सिलसिले का एक और एसे है जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये एसे भी इनकी बुक एसेज इन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। ये ऐसे है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड ख़ुद भी पोइट थे और पोइट्री के क्रिटिसिज्म और जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म है उसके बानी समझे जाते हैं। तो इनका जो 19th सेंचुरी या उससे पहले, यानी ये तकरीबन 18th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के एंड से लेके तो 20th सेंचुरी के स्टार्ट तक का जो एक इन्होंने कोशिश की है कि अहाता करें अपने इस एसे में। सो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम, आज यानी उस दौर में एट द टाइम ऑफ 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म का क्या फंक्शन था। सबसे पहली बात जो वो करते हैं, वेरी बेसिक थिंग, द डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एफर्ट एंड क्रिटिकल एफर्ट। नाउ most of the critics, most of the writers, they believe that the creativity is superior as compared to criticism. Creativity हमेशा से जो आप कह लें कि क्रिटिक्स या क्रिटिसिज्म से अबव होती है। क्रिएटिविटी कुछ नया क्रिएट करती है, कुछ नया सामने लाती है, इंस्पिरेशन से निकलती है कोई आइडिया, वो आइडिया एक अच्छे ट्रीटमेंट के बाद पढ़ने वाले के सामने आता है। सो क्रिएटिविटी हमेशा से बेटर पेडेस्टल पर ही है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या करती है? क्रिटिसिज्म बेसिकली एनालाइज करती है उसी जो क्रिएटिव आर्ट होता है। तो ये एक बात तो तय है, चाहे आप ग्रीक फिलासफर्स को ले लें, क्रिटिक्स को ले लें, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम एरिस्टोटल टू मैथ्यू आर्नल्ड, सब लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि बहरहाल जो क्रिएटिविटी है उसको ज़रा बेहतर मकाम हासिल है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल एफर्ट। दूसरी बात ये कि क्रिटिकल एफर्ट करती क्या है? द नीड फॉर आइडियाज़ फॉर अ क्रिएटिव राइटर। क्रिएटिव राइटर के लिए आइडियाज़ का होना ज़रूरी है। अब ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? द आइडियाज़ कम फ्रॉम लॉन्ग थिंकिंग, द आइडियाज़ कम फ्रॉम knowledge, ideas come from inspiration, ideas come from standardized study of the previous knowledge and the previous works. तो जो आइडियाज़ हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, ये क्रिएटिव राइटर के लिए कुछ आइडियाज़ का होना ज़रूरी है, यानी उसके पास स्टैंडर्डाइज आइडियाज़ हों। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक टचस्टोन मेथड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि कुछ ऐसी, हमने अगर पोइट्री को डिस्कस करना है तो हमने कुछ बड़े पोइट्स के जो वर्सेस हैं उनको लेके तो हम उसको साइड बाय साइड रख के देखते हैं तो हमारे पास आइडिया क्लियर होता है। नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिसिज्म प्रिपेयर्स द ग्राउंड्स फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द क्रिएटिव पावर। अब दो बातें स्टार्ट से इस एसे के जहन में रखिएगा, एक क्रिएटिव पावर और एक क्रिटिकल पावर। क्रिटिसिज्म प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द क्रिएटिव पावर। क्रिएटिव पावर को इन्हांस करने के लिए भी अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड आपके अंदर एक आप कह लें कि क्रिटिकल आई या क्रिटिकल ग्राउंड होना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू राइट समथिंग, मसलन आपने इंस्पिरेशन के तहत कोई आइडिया लिया और उस आइडिया को आप लिखना चाहते हैं, तो लिखने के लिए आपको उसका फॉर्मेट, उसका तरीका, आपको वर्ड्स का ऑर्डर, आपको ट्रीटमेंट ऑफ द थीम्स, ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड के तहत लेके चलनी होती हैं, एक ख़ास एक पैटर्न पे लेके चलनी होती है, ख़ास फॉर्मेट पे लेके चलनी होती है। तो वो जो फॉर्मेट है वो क्रिटिसिज्म प्रोवाइड करता है। सो क्रिटिसिज्म ग्राउंड प्रिपेयर करता है आपकी क्रिएटिविटी के लिए। Next, the deficiency in the poetry of the first quarter of the 19th century and the reason for it। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इनकी अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, सब लोग इससे एग्री नहीं कर सकते। कहते हैं जी फर्स्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी, फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी मीन्स फ्रॉम 1801 टू 1825, वो कहते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी डेफिशिएंसी है पोइट्री में। तो ये इनका अपना ख्याल है। इनका ख्याल ये है कि वर्ड्सवर्थ, शैली और इवन उस दौर के जो बाकी पोइट्स हैं, अगरचे हम ये सब जानते हैं कि उस वक्त रोमांटिसिज्म अपने उरूज पे था, फ्रॉम 1798 टू ऑनवर्ड्स 1830 तक का ये जो पीरियड है ये बड़ा रिच है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी इन रोमांटिसिज्म, शैली, कीट्स,
लेटर ऑन बायरन, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, ये बड़े नाम हैं, लेकिन इनका ख्याल ये है कि थोड़ी सी डेफिशिएंसी इन द सेंस है कि इनके अंदर थोड़ा नॉलेज का, इनके अंदर कंप्लीटनेस का और इनके अंदर सीरियसनेस का एलिमेंट जो है वो लैक करता है, वो मिसिंग है। अब ये आइडिया इनका ख्याल ये है कि बेसिकली मैथ्यू आर्नल्ड फॉलो करते हैं एरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट ऑफ मैनर एंड मैटर को। तो इसलिए उनके ख्याल में जो इस क्वार्टर में आने वाले पोइट्स हैं उनके अंदर नॉलेज की, सीरियसनेस की और कंप्लीटनेस की कमी है। रीज़न फॉर द लैक ऑफ एडिक्वेट क्रिएटिव एक्टिविटी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब ये भी एक इनकी सब्जेक्टिव आइडिया ये है, कहते हैं जी कि जितना स्टर, जितनी एक एक्साइटमेंट, जितना एंथुजियाज्म फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पैदा हुआ था वो बाद में फिर उस तरह से नहीं रह पाया। कहते हैं जी कि ये एक क्रिएटिविटी जो है वो नहीं हो पाई। तो वो कहते हैं कि इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये कि जो पूरी की पूरी वर्ल्ड थी, जो पूरा इन्वायरमेंट था वो पॉलिटिकल हो गया था इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्रिएटिव रहता, उससे इंस्पायर्ड आइडियाज़ को लेके थोड़ा सा इमेजिनेटिव और उसके बाद उसको थोड़ा सोशल रंग दे के अगर लिखा जाता तो शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन से ज़्यादा बेहतर नताइज लिए जा सकते थे और उसको ज़्यादा क्रिएटिविटी के लिए यूज़ किया जा सकता था। नीड ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस इन क्रिटिसिज्म। अब ये कहते हैं जी कि जब क्रिटिसिज्म है, क्रिटिक है जो लिखता है, ही मस्ट बी लीस्ट बॉदर्ड के ऑडियंस को, रीडर को उसको समझ के आया, उसको कैसे इंटरप्रेट कैसे करेगा। क्रिटिक का काम है क्रिटिसाइज करना, एनालाइज करना, एनालाइज करके दे देना। क्रिटिसिज्म का काम ये नहीं कि लोगों को समझाता फिरे, लोगों में इंटरेस्ट पैदा करे। ये एक कह लें कि एक डिसइंटरेस्टेडनेस एक क्रिटिसिज्म के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड बी फार बियॉन्ड द नेटिव एबिलिटी ऑफ द रीडर एंड द एनालिटिकल माइंड्स। इसको सिर्फ अपना क्रिटिसिज्म की हद तक काम करना चाहिए। डिसअप्रूवल ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ हिज डे एंड ऑफ द एक्सूबरेंट सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज टाइम्स। अब ये इनका डिससेटिस्फैक्शन की वजह ये है कि कुछ उस दौर के फ्रेंच और कुछ ब्रिटिश जो राइटर्स थे उन्होंने अपने अंदर ये एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील की कि उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद से जो काम किया वो उनकी नज़र में उन्होंने कंप्लीट काम किया, जबकि ये कहते हैं कि जो उस वक्त तक जो क्रिटिसिज्म है, जो उस वक्त की जो राइटिंग्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जा सके। और दूसरी बात ये कि जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाला टाइम है, कभी भी आर्ट में सेल्फ सेटिस्फैक्शन का पॉइंट नहीं आता। तो जब पॉइंट नहीं आता और आप ये समझते हैं कि आपने सब कुछ एनालाइज कर लिया या आपने सारा बेस्ट वे में प्रोड्यूस कर लिया, तो इट इज़ नॉट द स्पिरिट ऑफ आर्ट। क्योंकि और इस बात को वो डिसअप्रूव करते हैं क्रिटिसिज्म को, क्योंकि जो उस दौर का क्रिटिसिज्म हुआ उसने ठीक तरह से उस सेल्फ सेटिस्फैक्शन को हाईलाइट नहीं किया। डिटैचमेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इसेंशियल। ये बात इसी से मिलती जुलती, नीड ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस से, कि द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूटिलिटी और द प्रैक्टिकल आउटकम ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ द पोइट्री के जो प्रैक्टिकल आउटकम है उसका क्या, इस बात से लीस्ट इंटरेस्टेड होना चाहिए किसी भी क्रिटिक को, किसी भी जो एक क्रिटिकल माइंड है, क्योंकि उसको सिर्फ अपने क्रिटिसिज्म से गर्ज होनी चाहिए। सो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस क्या है? इट शुड बी लेफ्ट विद द रीडर्स एंड द एनालिटिकल माइंड्स। द प्लेस ऑफ जजमेंट इन क्रिटिसिज्म, जजमेंटल होना, ये जजमेंट होना, तो जजमेंट की बुनियाद भी वो कहते हैं कि एटलीस्ट देयर मस्ट बी सम ग्राउंड। जजमेंट आपका एक क्रिएटिव बिजनेस है। जजमेंट आपकी किस चीज़ की? जजमेंट आपकी उस क्रिएटिविटी की कि जो उस राइटिंग में मौजूद होती है। आपको जजमेंट होनी चाहिए आपके वेज ऑफ एनालिसिस की, आपको जजमेंट होनी चाहिए जो राइटिंग्स हैं उनकी, आपको जजमेंट होनी चाहिए उसकी हिस्ट्री की और राइटर की अपनी लाइफ की। ओनली देन यू कैन क्रिटिसाइज एंड एनालाइज द पीस ऑफ पोइट्री। वाइड व्यू ऑफ लिटरेचर, ये बहुत सारे तकरीबन तमाम ही क्रिटिक्स कहते हैं कि लिटरेचर को कभी भी आप किसी एक एरिया, किसी एक जॉनरा में डिवाइड नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टडी ऑल द ग्रेटर वर्क्स एज वेल एज द माइनर एंड मेजर वर्क्स ऑफ द सेंचुरी, ऑफ द एज, ऑफ द एरिया। नॉट ओनली यू हैव टू फोकस ओनली ऑन अ लिमिटेड वर्ल्ड, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड जॉनरा एंड लिमिटेड रीजन कह लें, या आप कह लें कि एक लिमिटेड थीम, एक लिमिटेड रेंज तक का आपको महदूद नहीं करना। यू हैव टू कीप इन माइंड, यू मस्ट बी यूनिवर्सल इन योर अप्रोच वाइल क्रिटिसाइजिंग एंड एनालाइजिंग लिटरेचर। अ क्रिएटिव कैरेक्टर ऑफ क्रिटिसिज्म, अ क्रिएटिव कैरेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ये
कि कहते हैं जी कि जो क्रिटिसिज्म है इसके अंदर भी एक क्रिएटिविटी मौजूद है। इसके अब दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। पहला एस्पेक्ट तो ये हो सकता है कि जो क्रिटिकल माइंड है वो क्रिएटिव माइंड को थोड़ी इंसाइट देता है, थोड़ा उसको एक इंस्पिरेशन देता है जब एनालाइज करता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये वो एक स्टैंडर्ड देता है। दूसरी चीज़ ये कि हर क्रिटिक का अपना अपना तरीका है इंटरप्रेट करने का। तो क्रिटिसिज्म के अंदर बुनियादी तौर पे काफ़ी सारी क्रिएटिविटी मौजूद है। यानी एक ही पीस ऑफ आर्ट को, एक ही पीस ऑफ पोइट्री को एनालाइज करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले एक से ज़्यादा क्रिटिक्स हो सकते हैं, और हर क्रिटिक का अपना लेंस है, अपना ओवरव्यू है, अपनी नज़र है, अपनी तरीका है उसको एनालाइज करने का, अपनी थियरी है एनालाइज करने की। सो दैट्स वाई देयर मस्ट बी एंड देयर इज़ अ क्रिएटिव कैरेक्टर ऑफ क्रिटिसिज्म in the modern times. So these are some of the major points discussed in the function of criticism at present time by Matthew Arnold. मैथ्यू आर्नल्ड के इन दो एसेज, इनकी लाइफ हिस्ट्री और इनकी थियरी ऑफ, इंशाल्लाह एक दो लेक्चर और होंगे इस पे, मैथ्यू आर्नल्ड की थियरी ऑफ राइटिंग पे इंशाल्लाह। देन यू विल बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एंड हु मैथ्यू आर्नल्ड इज़। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।